हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र कॉन्स्पिरेसी, महाराष्ट्र को सुलगाने की साजिश। 4 मई को हंगामे के लिए बाहर से आने वाले थे लोग। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र पुलिस ने 4 मई को मुंबई में होने वाले हंगामे को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार बुधवार यानी कि आज 4 मई को मुंबई में हंगामा करने के लिए और अशांति फैलाने के लिए बाहर से लोग आने वाले थे। इसलिए पुलिस ने मंगलवार को 855 लोगों को धारा 149 के तहत नोटिस भेजा है। इनमें से 465 लोगों को सीआरपीसी 144 के तहत 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों, 94 लोगों को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। औरंगाबाद में 1 मई को हुई राज ठाकरे की सभा का वीडियो देखने के बाद एमएनएस प्रमुख और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राज ठाकरे के खिलाफ यह मामला सिटी चौकी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईद पर कई जगह बवाल। जोधपुर में 12 घंटे में 3 बार हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू। विधायक के घर के बाहर हुई आगजनी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में ईद के मौके पर जमकर बवाल के बाद तनाव पैदा हो गया। प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। उधर दोस्तों, लोगों ने सूरसागर इलाके में विधायक के घर के बाहर आगजनी की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है। जोधपुर के कई इलाकों में तलवारबाजी, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं भी हुई। पत्थरबाजी में एक और पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि कल रात को 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा के विरोध में लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू कर दिया है। वहीं शहर के इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इनमें कुल 10 इलाके शामिल है। उदय मंदिर, नागौरी गेट, सदर कोतवाली, सदर बाजार, सूरसागर, सरदारपुरा, खंडलसा, प्रतापनगर, देवनगर, प्रतापनगर सदर। इससे पहले दोस्तों, सोमवार रात को भी झंडे और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में उठी लाउड स्पीकर हटाने की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल को लिख डाला खत। जी हां दोस्तों, लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदेश गुप्ता ने कहा कि कल हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी कहता है कि लाउड स्पीकर किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। कई राज्यों ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय लिया है और जनता ने इसका स्वागत किया है। स्टूडेंट्स और बीमारियों से ग्रसित लोगों को इससे परेशानी होती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डेनमार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ की लंबी चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। यहां वो दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क में उनका भव्य स्वागत हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हवाई अड्डे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। डेनमार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के आवास पर निजी दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ डेनमार्क की पीएम भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में उनके आवास पर लंबी बातचीत की। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे और समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करेंगे। वे बाद में व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और क्वीन मार्केट के साथ रात का डिनर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गंगोत्री धाम से ग्राउंड रिपोर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। श्रद्धालुओं की संख्या पर से पाबंदी भी हटी। जी हां दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। दोस्तों, इस मौके पर गंगोत्री धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा की। इस मौके पर धामी
धामी ने कहा कि यात्रा को लेकर कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। अगर यात्री अधिक संख्या में आते हैं तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों शासन की ओर से यात्रियों की संख्या निर्धारण के आदेश जारी किए गए थे। इससे पहले दोस्तों तमाम तैयारियों के बीच मां गंगा के शीतकालीन प्रवास भैरव घाटी स्थित मुखबाप गांव में मंगलवार सुबह 8:20 पर मां गंगा की उत्सव डोली विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम पहुंची। इस दौरान हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा देश में चल रही है फूट डालो राज करो की नीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को ईद के मौके पर लोगों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में फूट डालो राज करो की नीति चल रही है, वो ठीक नहीं है। अलगाववाद की राजनीति चल रही है, वो भी ठीक नहीं है। हम एकता चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चाहते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये झूठे वाले अच्छे दिन नहीं होंगे। अच्छे दिन आएंगे, सबके साथ आएंगे, सबको एक साथ में रहना है, एक साथ काम करना है। जो लोग हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात करते हैं उनकी बात मत सुनिए। उन्होंने कहा कि मुझको ऐसे लोग बहुत गाली देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप लोगों ने मुझे जो लड़ने की शक्ति दी है वो इंसाफ कर सकती है। मैं कहना चाहती हूं कि पूरे विश्व में शांति रहे। आप देखेंगे कि जैसी यूनिटी बंगाल में है वैसी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वो लोग इससे जलते हैं, इसी वजह से मेरी बेइज्जती करते हैं और आगे भी करेंगे। उन्हें करने दो, हम उनसे डरते नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम लड़ते हैं और लड़ना जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल में बंद राणा दंपत्ति की मुश्किलें बड़ी, अवैध निर्माण के शक पर अब बीएमसी ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बीएमसी की ओर से नोटिस दिया गया है। बीएमसी नगर निगम की ओर से दिए गए नोटिस के अनुसार खार की बिल्डिंग में स्थित रवि राणा के घर में मुंबई बीएमसी की ओर से निरीक्षण किया गया। दरअसल दोस्तों बीएमसी को शक है कि घर के प्लान में छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किया गया। ऐसे में अधिक निर्माण और कुछ नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर बीएमसी ने यह निरीक्षण नोटिस दिया है। जानकारी के अनुसार 4 मई को बीएमसी की एक टीम निरीक्षण के लिए जाएगी। हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अदालत के अन्य मामलों में व्यस्त होने के कारण और जमानत आदेश से संबंधित श्रुति लेख पूरा नहीं होने के चलते सोमवार को आदेश नहीं सुनाया गया। न्यायाधीश ने कहा कि वे अब 4 मई को आदेश पारित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिकॉर्ड 17.5 लाख एसी की बिक्री, प्रचंड गर्मी के बीच एयर कंडीशनर की मांग में बड़ा उछाल। दोस्तों देश के ज्यादातर इलाकों में प्रचंड गर्मी के बीच एयर कंडीशनर यानी कि एसी की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। व्हाइट गुड्स की बिक्री पर नजर डालें तो संगठन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्प्लॉइजेज एसोसिएशन CEMA का कहना है कि अकेले अप्रैल में ही करीब 17.5 लाख एसी बिके, जबकि वर्ष 2022 में कुल आंकड़ा 90 लाख के पार कर सकता है। गर्मी के इस साल सबसे पहले भीषण रूप धारण करने को इस रिकॉर्ड मांग की बड़ी वजह माना जा रहा है। अप्रैल में 17.5 लाख एसी की बिक्री अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि दोस्तों संगठन ने चिंता जताई है कि एयर कंडीशन से जुड़े उत्पादों की कमी के कारण निर्माता कंपनियां अगले कुछ महीनों में शायद मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं होंगी। देश में दिल्ली NCR के इलाकों में भी पारा 46 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। यूपी के बांदा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तो तापमान 47-48 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वोल्टास, पैनासोनिक, हिताची, LG और हायर जैसी कंपनियों ने पिछले महीने एसी की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। इस वर्ष अप्रैल में एसी की बिक्री अप्रैल 2019 के महामारी पूर्व स्तर को पार कर गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्री टैबलेट्स फॉर स्टूडेंट्स। हरियाणा सरकार स्टूडेंट्स को देगी सौगात, 5 मई से बांटेगी मुफ्त टैबलेट। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि वह 5 मई से राज्य में 10वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मुफ्त टैबलेट बांटेगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार टैबलेट में टीचिंग सॉफ्टवेयर पहले से लोड होगा और 5 लाख स्टूडेंट्स को मुफ्त इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट और मुफ्त डेटा देने जा रही है। दोस्तों मुफ्त टैबलेट बांटने का कार्यक्रम 5 मई को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के टैगोर सभागार में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। उसी दिन राज्य भर के 119 ब्लॉक में भी टैबलेट बांटने का कार्यक्रम होगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, मौसम समाचार। 4 दिनों तक लगातार इस राज्य में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की गुड न्यूज। तो दोस्तों जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दरअसल दोस्तों पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के राज्य गर्मी से परेशान हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मौसम बदलने की जानकारी दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों को कुछ दिनों तक हीट वेव से राहत मिल सकती है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक जमकर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। शिमला में 3 मई से लेकर 6 मई तक न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। दोस्तों आज शिमला में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से निजात पाने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से शिमला में छुट्टी मनाने गए सैलानियों को शिमला में बारिश का मजा लेने को मिल गया है। वहीं दोस्तों संपूर्ण भारत की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी हिमालय में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को है कैंसर, होगी सर्जरी, इस दोस्त को सौंपेंगे सत्ता। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैंसर की सर्जरी करवाने जा सकते हैं। इसके लिए अस्थायी तौर से वो देश की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेंड्रुशेव को सत्ता सौंप सकते हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क पोस्ट की एक अपुष्ट खबर में यह दावा किया गया है। पुतिन को कथित तौर पर डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से यह कहा, जिसे पूर्व रूसी खुफिया एजेंसी सेवा के लेफ्टिनेंट जनरल चलाते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। दोस्तों इस पूर्वानुमोदित सर्जरी और रिकवरी के कारण पुतिन को थोड़े समय के लिए सत्ता से हटना पड़ेगा। हाल ही के समय में पुतिन के बीमार से दिखने और सार्वजनिक तौर पर उनके अजीब व्यवहार करने का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क पोस्ट ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति को कैंसर होने की अफवाह है और साथ ही उन्हें और भी कई शारीरिक दिक्कतें हैं, जिनमें पार्किंसन बीमारी भी शामिल है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में मुस्लिमों के हालात पर जताई चिंता, कही यह बात। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, हालांकि वह खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। व्हाइट हाउस में ईद के मौके पर जो बाइडेन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कार्यक्रम में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन, मस्जिद मोहम्मद के इमाम डॉक्टर तालिब एम शरीफ और पाकिस्तानी सिंगर अजरूफ आफ्ताब भी शिरकत कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज हम उन सभी को याद करते हैं जो इस पाक दिन का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, जिनमें उइगर, रोहिंग्या समुदाय के लोग सहित वे सभी लोग शामिल हैं जो अकाल, हिंसा, संघर्ष और बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोधपुर हिंसा पर बोले गिरिराज सिंह, त्योहार किसी का भी हो, हिंदुओं पर पत्थर फेंकना एक रिवाज है। जी हां दोस्तों, जोधपुर में ईद के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि त्योहार किसी का भी हो, हिंदुओं पर पत्थरों से हमला होना एक रिवाज हो गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या फिर उनका, हिंदुओं पर पत्थर से हमला रिवाज हो गया है। सरकार अगर राजस्थान की तरह सेकुलर हो तो उनका प्रदर्शन और निखर जाता है। यही घटना उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में हुई होती तो अभी तक इलाज हो गया होता, लेकिन यहां तो राजस्थान सरकार द्वारा ही पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं।
दोस्तों जोधपुर के जालोरी गेट पर स्थित बाल मुकुंद बिस्सा चौक पर धार्मिक झंडा लगाए जाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्वा की प्रतिमा पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। इसका हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। उनका आरोप था कि भगवान परशुराम की जयंती पर लगाए गए भगवा झंडे को हटाकर इस्लामी ध्वज लगा दिया गया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प शुरू हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्दी चुनाव नहीं हुए तो फिर गृह युद्ध होगा, इमरान खान की पार्टी का शहबाज को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि इमरान खान पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। वह जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई पार्टी मई अंत तक इस्लामाबाद की ओर लंबा मार्च निकालेगी और तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा नहीं हो जाती, और ऐसे में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। इमरान खान ने हाल ही में मई के अंतिम सप्ताह में इस्लामाबाद की ओर मार्च की घोषणा की थी। दोस्तों राशिद ने आगे कहा कि वह पीटीआई और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान के बीच गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं सेना के साथ शांति के पक्ष में हूं और सुलह चाहता हूं, लेकिन युद्ध की स्थिति में मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सेना लोकतंत्र की निरंतरता को बनाए रखना चाहती है और इसे बनाए रखने का एकमात्र तरीका जल्दी चुनाव कराना ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फैशन के बिगेस्ट इवेंट में मां के साथ सबसे अमीर शख्स की एंट्री, ट्विटर के भविष्य के बारे में भी बताया। जी हां दोस्तों, एलन मस्क का न्यूयॉर्क के मेट गाला 2022 इवेंट में पहुंचना सबके लिए सरप्राइजिंग रहा। वे अपनी 74 साल की मां माई मस्क के साथ आए। उन्होंने सुपर मॉडल रही अपनी मां के साथ फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान वे फनी एक्सप्रेशन देते हुए भी नजर आए। दोस्तों मस्क ने ट्विटर के भविष्य को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि वे पूरी दुनिया को ट्विटर पर लाना चाहते हैं। इसके लिए वे ट्विटर को इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और मजेदार बनाने में जुटे हैं। एलन मस्क ट्विटर की पहुंच को बढ़ाना चाहते हैं। वह ट्विटर को आम लोगों की पसंद बनाना चाहते हैं ताकि ज्यादातर अमेरिकी इसका इस्तेमाल करें। मस्क ने ट्विटर की फ्यूचर स्ट्रेटजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह कहा। उन्होंने मेट गाला फंक्शन में कहा कि ट्विटर की सफलता तब होगी जब उसके यूजर्स बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, स्पिनर्स ने स्पीड मास्टर्स को रोका, नंबर 1 की दौड़ है रोचक। जी हां दोस्तों, आईपीएल में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाने, अब तक 47 मुकाबले खेले जा चुके हैं, यानी कि 64% मुकाबले खत्म हो चुके हैं। अब सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में 4 भारतीय हैं, यानी कि दोस्तों विदेशी खिलाड़ी इस बार छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। टॉप 5 गेंदबाजों में 3 स्पिनर्स ने जगह बनाई है, यानी कि उन्होंने तेज गेंदबाजों की स्पीड पर भी रोक लगा दी है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के से खेल रहे लेग स्पिनर यजवेंद्र चहल ने सबसे अधिक 19 विकेट लिए हैं। उन्होंने 10 मैच खेले हैं और औसत 15 का है। उन्होंने 7.27 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। वहीं दोस्तों बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव 17 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली कैपिटल से खेल रहे कुलदीप ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, उनका औसत 16 का है। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन है। उन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 8.65 का है। दोस्तों चौथे नंबर पर वानिंदु हसरंगा है, जिन्होंने 10 मैच में 15 विकेट लिए हैं और केकेआर से खेल रहे हैं। जबकि 5वें नंबर पर उमरान मलिक हैं। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक राजधानी एक्सप्रेस हैं। जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक इस आईपीएल में सबसे तेज गेंदबाजी करने वाले क्रिकेटर बनकर उभरे हैं। उन्होंने 9 मैचों में 15 विकेट अब तक झटक डाले हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा खिलाड़ी लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला, जय शाह ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 के प्लेऑफ को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ऐलान किया है कि इस सीजन के प्लेऑफ कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोस्तों बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि आईपीएल 2022 के प्लेऑफ कोलकाता और अहमदाबाद में होंगे। मेगा फाइनल 29 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां पर ही क्वालिफायर 2 भी होना है। इसके अलावा दोस्तों क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होंगे, जो 24-25 मई को होंगे। जय शाह ने इसके अलावा जानकारी दी है कि वुमेन्स T20 चैलेंज भी इस साल फिर से शुरू हो रहा है, जो पुणे में आयोजित होना है। पहले जानकारी थी कि यह लखनऊ में होगा, लेकिन अब इसका वेन्यू बदल गया है। यह टूर्नामेंट
टूर्नामेंट 23 से 26 मई तक चलेगा, जबकि 28 मई को फाइनल होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में है। यहां पर करीब 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आईपीएल के लीग मुकाबले 22 मई तक खेले जाने हैं। इसके बाद प्ले ऑफ की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राष्ट्रपति का नाम जो कि ब्लैक था और अमेरिका का पहला ऐसा राष्ट्रपति बना था जो कि निग्रो है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।